नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSSB 2020 रिक्रूटमेंट एग्जाम पीजीटी कॉमर्स पे स्पेशली फोकस रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिलेबस, टॉपिक्स, बुक्स के बारे में। मेरा नाम है भीष्म दत्त और प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। इससे पहले कई एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं और अपना जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जो लर्न किया है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगा। अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके किसी भी एग्जाम की तैयारी की जाए तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को हम इस वीडियो में आगे के जो पेजेस हैं उनके थ्रू विद इंफॉर्मेशन और सटीक डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर समय समय पर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उनके लिए मैंने सोचा एक कंपाइल करके वीडियो बनाऊंगा और इसमें सारी क्वेरीज को शांत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे की जाए उसके बारे में भी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरे को आराम से देखें। हर इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। सबसे और टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई अननेसेसरी डिस्कशन नहीं होगा। सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इस एग्जाम में, ऐसे आप में से ज्यादातर इसको जानते ही हैं, फिर भी क्लैरिटी के लिए अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साफ साफ लिखा है, सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier और 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। केवल रिटन एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीजीटी के लिए एग्जाम होगा वो केवल 1 tier होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। पीजीटी के लिए उसके बारे में भी मैं डिटेल विद प्रूफ यहीं पे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी 1 tier एग्जाम होगा पीजीटी के लिए, ये एक सामान्य जानकारी है। कुछ एग्जाम्स 2 tier होते हैं दिल्ली में, कुछ 1 tier। पीजीटी रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है वो पहले कभी 2 tier में होता था, लेकिन प्रेजेंट में इसकी जो व्यवस्था है वो 1 tier है। एग्जामिनेशन जो स्कीम है उसमें कहा गया है कि एनेक्सर 1 में इस बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, तो एनेक्सर 1 में जो जानकारी दी गई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ एक लाइन लिखी है, DSSB रिजर्व्स द राइट टू चेंज या अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। इसलिए कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दिल्ली एसएसबी इसको कभी भी चेंज कर सकता है एज पर सिचुएशन। एग्जाम इसका जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा, छोड़ करके सब्जेक्ट से रिलेटेड लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अगर हिंदी के पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो नेचुरली हिंदी में होंगे, इंग्लिश के होंगे तो इंग्लिश में, और बाकी आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे कॉमर्स है चाहे अन्य कोई सब्जेक्ट है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। आप मतलब उसमें अपनी सहायता के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर देते समय कि आप हिंदी में पढ़ेंगे क्वेश्चंस को या इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा। पिछला एग्जाम इनका हुआ था DSSB का पीजीटी के लिए, वो ऑनलाइन हुआ था और इस बार तो ऑनलाइन होना ही है। अब ये एग्जाम 1 tier हो गया है पीजीटी का, जो पहले कभी 2 tier होता था। उसके बारे में एक स्पष्ट गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ने दी 28 जुलाई 2017 को। वहां पे उन्होंने बताया हुआ है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैड नोटिफाइड ए न्यू एग्जामिनेशन स्कीम वाइड नोटिफिकेशन दिस डेटेड दिस for recruitment to various posts to be made by the board. The scheme had been applicable with effect from this. The examination scheme prescribed by DSSB widespread information for the post of PGT has been reviewed by the board and it has been changed या amended with resolution this। यानी कि 2017 में ये जो स्कीम पहली थी पुरानी, ये चेंज हो गई from 2 tier टैग पोस्ट 2 से 1 tier टैग, यानी कि जो पीजीटी एग्जाम है वो पहले 2 tier होता था, लेकिन अब ये 1 tier टैग की कैटेगरी में आता है, चेंज होगा के। एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा वो 3 hours ड्यूरेशन का होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होंगे, टियर 1 ही है, एक ही बार में एग्जाम होगा, एक ही समय पेपर होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे पेपर में। पहला जो सेक्शन होगा वो जनरल से रिलेटेड होगा और दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड।
जो पहला सेक्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा टोटल, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो 200 मार्क्स का होगा। पहले सेक्शन में 20-20 मार्क्स के मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये होंगे सभी 20-20 नंबर के। इसके अलावा सेक्शन 2 जो होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, बहुत बड़ा वेटेज है। जो जनरल है वो 100 है, सब्जेक्ट 200 है। सब्जेक्ट पे जिनकी पकड़ अच्छी होगी वो मेरिट में डेफिनेटली ऊंचे रहेंगे। पूरा का पूरा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं है कहीं भी, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। MCQs pertaining to the post ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पीजी क्वालिफिकेशन नेचुरली कॉमर्स वालों की जो एमकॉम है, तो इसलिए जो लेवल रहेगा एग्जाम में वो एमकॉम तक का ही रहेगा इसके अनुसार। हालांकि पिछले तजुर्बे और अभी तक भी जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये साफ है कि चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, 11th-12th से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि 11th-12th बेसिक है, और चाहे आप एमकॉम कर रहे हैं चाहे बीकॉम कर रहे हैं, उन सब में वही जानकारी बेस रहती है, तो बेसिक क्वेश्चन कभी हटते नहीं है। इसलिए 11th-12th आपको पढ़ना ही होगा, कॉमर्स और अकाउंटेंसी पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट वालों को भी 11th-12th पे बिल्कुल एकदम क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की रखनी चाहिए, और उसके बाद हायर जो बुक्स हैं उनमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो कॉमर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वो तो प्रीवियस नोटिस मैंने दिखाया था। अब इस बार का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था डीएसएसबी 2020 के लिए, उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि 1 टीयर एग्जाम होना है। एनेक्सर 1 है ये, जो नोटिफिकेशन वाले पेज में था। आपने जब एग्जाम फिलअप किया होगा तो उस टाइम पे आप सर्च कर सकते हैं, अपना नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसमें नीचे एनेक्सर 1 दिया है, वहां पे लिखा है टीयर 1 टीयर टेक्निकल। 1 टीयर टेक्निकल है, पोस्ट कोड 19-20 से लेकर 36-20 तक के लिए 1 टीयर एग्जाम होना है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा है। टोटल क्वेश्चन 300 होंगे, 300 MCQs होंगे पूरे के पूरे। डिस्क्रिप्टिव नॉट एप्लीकेबल, डिस्क्रिप्टिव रिटर्न कुछ नहीं है, और ग्रांड टोटल 300 है। इसमें सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वो एज इट इज है जैसे पिछले नोटिफिकेशन में थे। 100 मार्क्स का सेक्शन 1 है, और सेक्शन 2 जो है वो 200 मार्क्स का है। अब एनेक्सर 1 में जो कहा गया था कि पोस्ट कोड 19-20 से लेकर 36-20 तक, तो ये पोस्ट कोड 19-20 है। इस बार जो एडवर्टीजमेंट निकली थी उसमें आपकी पोस्ट कोड ये थी सभी पीजीटी सब्जेक्ट की, जैसे पीजीटी कॉमर्स मेल और फीमेल का 23-20, 24-20 है। ये जितने भी 19-20 से लेकर टोटल 36-20 तक जितने भी पोस्ट कोड हैं ये सब टीयर 1 में आते हैं एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा कि पीजीटी का जो एग्जाम है वो टीयर 1 है, उसमें कोई संशय नहीं रखें। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। हालांकि जो पहला पॉइंट है ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये टीयर 2 से रिलेटेड है। जो सेकंड है ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है। जो थर्ड है वो आपसे रिलेटेड है। नेगेटिव मार्किंग होगा एप्लीकेबल, और डिडक्ट होंगे 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स कम हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब चाहे 1 टीयर है चाहे 2 टीयर है, चूंकि आपका एग्जाम 1 टीयर है इसलिए 1 टीयर से रिलेटेड बात करते हैं। जो एग्जाम होगा उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि चाहे आपके मार्क्स कितने भी कैंडिडेट हैं, और मेरिट जो बनेगी वो तो नेचुरली टॉप पे बनती है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया वो आपको अचीव करना ही होगा। इससे कम अगर किसी के मार्क्स रह जाते हैं तो चाहे उस कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं बचे, उसमें सिलेक्शन ही नहीं होगा किसी बंदे का। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है, जनरल के लिए 40% उसको मार्क्स लेने ही हैं। ओबीसी दिल्ली के केवल ओबीसी, बाहर के नहीं, अदर स्टेट के जितने भी ओबीसी या SC ST हैं वो सब माने जाते हैं जनरल। ओबीसी दिल्ली 35%, SC ST फिजिकल हैंडीकैप PWD ये 30%। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है उनको 5% रिलैक्सेशन होगी इसमें।
इसलिए उनके जो मार्क्स हैं वो 30% रह जाएंगे जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं। बोर्ड के पास इसके अलावा राइट है कि वो इसके अलावा भी कट ऑफ को चेंज कर सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मेंटेन रहेगी। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस के लिए सेक्शन 1 के जो पॉइंट्स बताए थे उनमें सब में ये डिटेल डिस्कशन है, इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मेरा बताने का इसमें कुछ है नहीं। जिनको डिटेल में जानकारी चाहिए, हालांकि ये सब नोटिफिकेशन में दिया था, फिर भी अगर आपको नहीं मिला तो आप यहाँ से पॉज करके इनको सारे पॉइंट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है किसी भी एग्जाम का वो ये कहता है जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं वो इन पे एज इट इज आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, एक आधा क्वेश्चन बाहर भी हो सकता है, एक ट्रेंड रहता है वो हमें पता चलता है प्रीवियस पेपर से। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड आप तैयारी कहाँ से करें, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। मेरा इसका सीधा एक जवाब है, आप किसी भी रेप्यूटेड पब्लिशर की कोई बुक ले लें, किसी भी रेप्यूटेड पब्लिशर की, सब एक जैसी हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल उसका प्रिंट देखें, प्रिंट अच्छा है कि नहीं है, और उसको आप थॉरोली रीड करें, पढ़ें एक बार, ताकि इन विषयों की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए टॉपिक्स की, और टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको फिर करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप चाहे कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, चाहे कोई स्वयं में प्रैक्टिस पेपर पिछले कहीं से ले लें, चाहे किसी भी पब्लिशर की प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएं, और चाहे प्रीवियस पेपर्स मिल जाएं। प्रीवियस पेपर्स आपको दिल्ली के DSSB की जो वेबसाइट है उससे मिल सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो। आप सेक्शन ए वाले कॉमन रहते हैं उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो, PGT TGT पिछले जो एग्जाम्स हुए कभी के भी, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आने वाले टाइम में हमारी टीम लगी हुई है, काम कर रही है इस पे कि हम लोग एक पूरा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराएंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो अभी नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ग्रुप से जुड़े रहें। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें शेयर करूंगा, आप उससे जुड़े रहें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब कभी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी जो है एप्लीकेबल होगा ये PGT एग्जाम के लिए, और सेक्शन बी में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि इनका जो लेवल है वो नेचुरली पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन तक का रहेगा, आपकी मास्टर डिग्री तक का लेवल रहेगा। डिटेल में इसका सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाले पेजेस में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दरअसल कई लोगों का क्वेश्चन होता है बीएड के रिगार्डिंग कि अगर बीएड नहीं है तो बिना बीएड के अप्लाई किया है तो क्या है, तो उससे रिलेटेड इसको मैटर को जो नोटिफिकेशन में है साफ साफ इसको समझे। इसमें जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें जो पहला पॉइंट है वो मास्टर डिग्री कहता है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि बीएड या अन्य कोई एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2, यानी कि आपकी एजुकेशन की डिग्री बीएड अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट, वो रिलैक्सेबल है इन केसेस में। तो पहला केस है रिलैक्सेशन का, हैविंग ऑब्टेन्ड PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी उसी सब्जेक्ट में PhD डिग्री है तो आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम इसको क्रिस्टल क्लियर रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो बीएड रिक्वायर्ड। सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है, ये भी रिलैक्सेशन से रिलेटेड है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास PhD डिग्री नहीं है और बीएड की भी डिग्री नहीं है। इसमें लिखा है हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, यानी कि इनमें उन लोगों ने अप्लाई किया होगा जिनका हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट सभी में फर्स्ट डिवीजन था। अब लेकिन इसके साथ एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आप अप्लाई तो कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई तो आप कर सकते हो और आपने कर भी दिया है, लेकिन मैंडेटरी कंडीशन है कि द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड या बीटी क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस दिन आप सर्विस ज्वाइन करेंगे उस दिन से, यानी कि जब आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आप ज्वाइन कर लोगे अपनी जॉब, उस दिन से आपको टाइम मिलेगा, आपको 3 साल के अंदर अंदर अपनी एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट करनी होगी।
अब इसमें ये कहीं क्लियर नहीं है कि आपकी जो एजुकेशन की डिग्री है वो रेगुलर मोड में हो, डिस्टेंस मोड में हो, तो इसलिए इसमें जो बाकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होंगे कि जो बीएड की डिग्री रेगुलर मोड में मान्य है वो यहाँ भी मान्य रहेगी। और इसका प्रोविजन क्या होगा, क्योंकि नेचुरली जब आप रेगुलर बीएड करेंगे तो आपको अपने जो प्रशासन को अनुमति लेनी होगी अपने एम्प्लॉयर से। आप डीएसएसबी में जब ज्वाइन कर चुके होंगे दिल्ली गवर्नमेंट के किसी स्कूल में, तो वहां से आप अनुमति लेंगे और ये आपको अनुमति लेकर के बीएड करनी होगी। तो हालांकि यहाँ पे 3 साल साफ साफ लिखा है इसके अंदर आपको करनी होगी, लेकिन ये सब चीज बहुत ज्यादा डिस्कशन की इसलिए नहीं रहती है क्योंकि ये केस वेरी करते हैं 1 to 1। आप अप्लाई करेंगे अपने ऑफिसर से, आपको वो किस तरह अनुमति देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी आपके ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बीएड भी कर पाएंगे आराम से। हाँ, छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी नेचुरली वहां से। इसके अलावा और फिर कोई क्वेरी रह जाए जो अभी बातचीत के माध्यम से क्लियर अगर नहीं हो पाई है तो वो आप ग्रुप में रख सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक इसमें शेयर करूंगा। नया टेलीग्राम ग्रुप है, पिछले ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी ज्वाइन करने में, इसलिए नया टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसी पर्पज के लिए बनाया है। उसमें आप अपनी क्वेरी रखें, उससे रिलेटेड जवाब दिया जाएगा। अब बात आती है कॉमर्स वालों के लिए, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो केस है कि कैसे तैयारी करें। तो डीएसएसबी का प्रीवियस पेपर का जो एनालिसिस किया मैंने 2014 में टायर 1 हुआ था, 2015 में टायर 2 हुआ था, 2018 में मेल का, 2018 में फीमेल का। जो 4 क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे उनको एनालाइज किया तो मैंने पाया कि 2014 में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे कॉमर्स के, 15 में 200 क्वेश्चन थे, 18 में 180 थे और फीमेल 18 में भी 180 थे। क्योंकि हम कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, केवल कॉमर्स, इस पे ध्यान दें। एजुकेशन वाले जो हैं वो इस डिस्कशन में शामिल नहीं है, अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन है। इसके अलावा तो अब जो कॉमर्स से रिलेटेड केवल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उनमें क्या रेशियो था, अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो 2014 में 100 में 33 थे, 15 में 200 में 50 थे, 2018 में 180 में 59 थे और 2018 में 180 में 55 थे फीमेल वाले में। तो ये इसका वेटेज था अकाउंटेंसी का। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा इसका वेटेज रहता है। चाहे किसी भी पेपर में आप देखें, आप इनको रोक करके आप आराम से नोट कर सकते हो चाहे तो। इको के जो क्वेश्चंस थे 2014-15 में थे, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक संख्या थी, स्टैट के भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन 2018 में आकर के केवल मेल वाले में एक क्वेश्चन था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुझे मिला, स्टैट का कोई क्वेश्चन नहीं था, और फीमेल वाले में तो एक भी नहीं था। तो मेरा मानना है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि सीबीएसई ने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जानकारी दी है वो सिलेबस वो क्लियर नहीं है कहीं भी, इसलिए हमारे पास यही तरीका बचता है कि हम एनालाइज करें प्रीवियस पेपर्स को, उनका जो ट्रेंड है उसको समझें। क्योंकि केवल इतना कहा गया है कि पोस्ट स्पेसिफिक है, तो अब पोस्ट स्पेसिफिक पहले ये ट्रेंड था कि कॉमर्स वालों के एग्जाम जब भी होते थे तो इकोनॉमिक्स और स्टैट के क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हर एग्जाम में बढ़ रहा है, चाहे वो एनवीएस का है, चाहे केवीएस का है, चाहे दिल्ली का है, कि इकोनॉमिक्स और स्टैट के क्वेश्चन या तो है नहीं और आता है तो कोई एक आध जनरल टाइप का होता है। इसलिए इन पे अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करोगे तो ये टाइम वेस्ट करना होगा। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज ऑलरेडी रहती है स्टैट या इको की, वो काम चलाएगी आपका। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट पे, हाई स्कोरिंग जो है, और फिर उसके बाद अकाउंटेंसी पे। अब इनका जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में भी कौन कौन से टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब इसमें टॉपिक वाइज बात करते हैं अगर, तो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसमें बिजनेस के टाइप, बिजनेस एक्टिविटीज के टाइप, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सब्सिडियरी, ये सब आ जाते हैं। और इसमें से अगर पेपर वाइज हम देखें तो 2014 में कोई था नहीं, 2015 में 2 क्वेश्चन थे, 2018 मेल वाले में कोई नहीं था और 2018 फीमेल वाले में 2 था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म्स होते हैं जिसमें पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वगैरह, इसमें से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा क्वेश्चंस रहे हैं अलग अलग पेपर में अलग अलग,
वेटेज रहा, लेकिन रहे हैं। बिजनेस ओनरशिप, ओनरशिप में प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ये सब आ जाते हैं। ज्वाइंट उसमें जो होते हैं ओनरशिप में बिजनेसेस ये सब आ जाते हैं। तो इनमें से भी तकरीबन एक एक क्वेश्चन ऐसा रहता है एग्जाम्स में। बिजनेस सर्विसेज में भी क्वेश्चंस 3, 8, 4 ये जो इस तरह का हाईलाइट किया है टोटल रो, इसका वेटेज ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा ठीक से पढ़ने की जरूरत है। इंटरनल ट्रेड में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा किसी पेपर में मिला नहीं है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें फ्रेंचाइजी, ई बिजनेस आउटसोर्सिंग वगैरह से एक आधा क्वेश्चन कभी आता है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड 5 क्वेश्चन 14 में थे, 15 में नहीं था। 18 में मेल में 3 थे, फीमेल में 1 था। इनको आप अगर नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कॉमर्स के पीजीटी ही नहीं हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, श्योर एंड सर्टेन। तो 14 में 1 था, 15 में संयोग से नहीं था, लेकिन इसमें 2018 में बहुत वेटेज रहा। इसका 10 क्वेश्चन रहे मेल वाले में, और फीमेल वाले पेपर में 9 क्वेश्चंस थे इनमें से। और इसका जो एरिया है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस में और एग्रीमेंट्स में, इसमें WTO या इसके अलावा IMF और अंगटाड, इस टाइप के जो भी इंटरनेशनल ADB, इस टाइप के जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब आते हैं। उनके बारे में नॉर्मल जानकारी पूछी जाती है, कब बना था, कहाँ हेड क्वार्टर है। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में से एक एक क्वेश्चन 18 में दोनों बार रहा। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में से एक आधा क्वेश्चन कभी आता है। इसके बाद वाले ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का फीचर, मैनेजमेंट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसके अलावा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब आ जाते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस के लिए अलग है, मैनेजमेंट फंक्शंस में से अलग से क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसको अलग रखा है। इसमें से 14 में 1 था, 15 में 9 क्वेश्चन थे, 18 में फीमेल में 2, मेल में 4, इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते रहे हैं। मैनेजमेंट में भी सफिशिएंट क्वेश्चंस इनको आप देख सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन रहते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में से, और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर इन टॉपिक्स की बात करें कहाँ से पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं बाद में बुक बताऊंगा, उस टाइम पे उन बुक्स को बता दूंगा कहाँ से ये टॉपिक हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जितने भी BSM के बिजनेस जो ये टॉपिक्स जो बताए हैं ये सब 12th क्लास और 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बुक से कवर हो जाते हैं। सारे टॉपिक्स जिनकी अभी तक हमने चर्चा की है, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके भी ज्यादातर क्वेश्चंस तो 12th तक की जो बुक है उनमें से ही हो जाते हैं। और बिजनेस ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज रहता है। 2018 में 29 क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हैं, 21 क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हैं 18 के दोनों पेपर्स में, तो काफी बड़ा इसका वेटेज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12th की जो बिजनेस स्टडीज की बुक है उसका सेकंड पोर्शन है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक सेपरेट टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए BCom या MCom लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो आप इसमें से काफी अच्छा कवर कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ये 12th की बुक में दिया, ज्यादातर उसमें से आ जाते हैं। 9, 1, 3, 14 क्वेश्चन इसमें से भी रहे, काफी ज्यादा रहे इस पेपर में फाइनेंशियल मार्केट के। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM में से काफी क्वेश्चंस रहते हैं हर एक पेपर में, और 7 और 19 रहे 2018 में, काफी बड़ा वेटेज है। अब HRM के लिए पढ़ना क्या है, तो HRM के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई एक बुक, ग्रेजुएट या PG लेवल की जो भी बुक्स होती हैं, आप कोई भी रेप्यूटेड ऑथर की बुक पढ़ सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है वहां पे जिस राइटर की बुक ज्यादा प्रचलित है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ में ज्यादा आती है। मटेरियल सब में एक जैसा रहता है जितने भी कोर बुक्स हैं। मार्केटिंग के लिए भी एक बुक पढ़नी चाहिए अलग से, हालांकि 12th लेवल के ही ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं मार्केटिंग में। 12th की बिजनेस स्टडीज में है 9, 7, 8, 16 काफी अच्छा वेटेज इसका रहता है। फिर भी मार्केटिंग के लिए भी एक बुक पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल की कोई, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नाम से बुक्स रहती हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे केवल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम से मिल जाए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, काफी अच्छा इसका भी वेटेज रहता है, एग्जाम्स में सफिशिएंट क्वेश्चंस आते हैं।
मोटिवेशन हालांकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही हिस्सा है, लेकिन मैंने ये अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसका अलग इंपॉर्टेंस है। मोटिवेशन में से मतलब श्योर एंड सर्टेन है कई क्वेश्चंस हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, 5, 6, 3 इस तरह पूछे जाते रहे। और मोटिवेशन के जो क्वेश्चंस हैं ये मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड रहते हैं ज्यादातर। इसके अलावा लीडरशिप से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। लीडरशिप आप पढ़ सकते हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज सफिशिएंट है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, अब ये जो इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट है इसमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं अब रिसेंट जो एग्जाम्स चल रहे हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के जो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर बार पूछे जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड। ऑडिट में से जब भी कभी एक आध क्वेश्चन कभी पूछा गया है तो इसको अलग से इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑडिट पढ़ेंगे तब हार्डली एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। टैक्स जो है, टैक्स के ऊपर भी रेयरली, जैसे 14-15 में तब भी पूछे गए थे, 18 में कोई विशेष क्वेश्चन था नहीं, एक आध कभी कभी पूछा जाता है। तो टैक्स की भी मैं राय नहीं दूंगा कि इसको डिटेल में कहीं पढ़ना चाहिए, एक जीके की भांति थोड़ा बहुत कभी पढ़ सकते हैं। कॉमर्शियल लॉ, कॉमर्शियल लॉ जो रहता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में ही कवर हो जाता है। कॉमर्शियल लॉ में खाली इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लॉ कब बना था, एक्ट कब बना था, तो इस पे बहुत ज्यादा वेटेज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, क्वालिटी सर्कल्स, बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, इस टाइप के जो मॉडर्न मैनेजमेंट में ट्रेंड्स आ रहा है उनके ऊपर डिस्कशन। इंफॉर्मेशन, मीनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अकाउंटेंसी पोर्शन, अकाउंटेंसी पोर्शन में अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके अलावा अकाउंटिंग से रिलेटेड इसके प्रिंसिपल्स, गैप्स, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल, लेजर, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनमें से तकरीबन क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। और इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से भी लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन 2 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आप मान सकते हैं, 2 से 3 आते ही हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में से छोटा टॉपिक है, करना चाहिए, एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो करके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी एक आध क्वेश्चन कभी आता है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन दिख जाते हैं देखने को एग्जाम में एज एन एवरेज। पार्टनरशिप अकाउंट में से भी 2-3 एवरेज क्वेश्चंस आते हैं पूछने के लिए। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं ही देखा जाता है, एक आध का भी आता है तो वो कॉमन नेचर का आता है, तो इसका डेफिनेशन टाइप इसका पढ़ सकते हैं, मीनिंग। कंसाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन कभी देखने को मिलता नहीं है, रेयर कभी किसी एग्जाम में पूछा गया। DSSB के पिछले जो 4 पेपर हमने आई थी उनमें से कोई क्वेश्चन इस पे नहीं है। ये टॉपिक का दरअसल क्लासिफिकेशन प्रीवियस पेपर के भी हिसाब से है, और इसका ये जो मेरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जैसे ये टॉपिक इसलिए मिल गया है, इसमें तो कोई क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि मैं PGT कॉमर्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बना रहा हूँ उसमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उस हिसाब का एक डिस्कशन तैयार कर रहा हूँ। ज्यादातर टॉपिक्स तैयार हो चुके हैं, कुछ और होने वाले हैं। PGT कॉमर्स कोर्स में बहुत सारे इसमें से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे वीडियोस अवेलेबल भी हैं यूट्यूब चैनल पे। इसी चैनल पे PGT कॉमर्स कोर्स में आप देखेंगे, उसमें तकरीबन जो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उस पे बहुत सारे टॉपिक्स बन चुके हैं, कुछ वीडियोस बनने बाकी हैं, और अकाउंटेंसी पे भी वीडियोस अब बनने स्टार्ट होंगे जैसे BSM वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप टॉपिक्स देख सकते हैं, जॉइंट वेंचर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें, रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन टाइप देख लें, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंपनी अकाउंट्स में से कई क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रहते हैं एग्जाम में। कंपनी अकाउंट्स में शेयर, डिबेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशंस, इसमें से भी एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन टाइप का रहता है कि मर्जर क्या है, एक्विजिशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं केवल।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसका थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए उनको भी रीड कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें से क्वेश्चन रहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, इसके अलावा कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये सब पूछ लिए जाते हैं। फंड फ्लो, कैश फ्लो में से एक दो क्वेश्चन एज एन एवरेज पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में का काफी वेटेज रहता है, फिर ये काफी महत्वपूर्ण है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो इस टाइप के आपको दिख रहे हैं टॉपिक, ये मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको ज्यादा रीड करने की जरूरत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 7, 19, 16, 7 इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, काफी महत्वपूर्ण और हर एक कॉमर्स के एग्जाम में महत्वपूर्ण रहता है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पे कोई बुक थॉरोली पढ़नी चाहिए। अब कई दफे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या इसके सारे न्यूमेरिकल भी करने हैं हमको। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल तो पूछे ही नहीं जाने हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होते हैं, आप थ्योरी पढ़ें, जो ट्रीटमेंट समझ नहीं आए उसके लिए न्यूमेरिकल देख लें। इसके अलावा कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, इस पे भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और डीएसएस भी नहीं, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सब में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग जो टॉपिक है, ये आपको 12th क्लास और 11th क्लास दोनों की ही अकाउंटेंसी में, 11th की अकाउंटेंसी में जो टॉपिक है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, वो सफिशिएंट है इसके लिए। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कभी कभी इंफॉर्मेशन टाइप का पूछ लिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऊपर एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, इनके ऊपर कोई बहुत डिटेल जानकारी की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए इनको आप 11th की जो अकाउंटेंसी है उसी में शुरुआत में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है, उसको पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। अब आते हैं बुक्स के ऊपर। महत्वपूर्ण बुक्स कौन कौन सी हैं इसकी प्रेपरेशन में जो काम आएंगी। इसमें पार्ट ए का जो पेपर है काफी महत्वपूर्ण है, 100 क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि कोई भी बुक जो मार्केट में आपको मिले इस नाम से, DSSSB PGT पेपर 1 के नाम से कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उसको थॉरोली रीड करें और उसके बाद जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। लॉजिक्स जो होते हैं सारी बुक्स में एक जैसे होते हैं, और ऐसा संभव नहीं है कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, तो ऐसा रेयरली होता है कि एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाए। कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर एक एग्जाम में उनका हार्डली 15 से 20% योगदान रहता है। बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो जरूरी नहीं है आपने पढ़े हों। 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, हाँ, लेकिन उनके टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई बुक ही पढ़नी होगी, थॉरोली पढ़नी होगी, और उसका अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़नी होगी, कॉन्सेप्ट्स उसके समझने होंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के लिए मैं हमेशा कहूंगा बुक पढ़ें, चाहे आप आर गुप्ता पढ़ लें, चाहे आप ल्यूसेंट की पढ़ लें, चाहे आप उपकार की पढ़ लें, चाहे आप प्रतियोगिता वालों की पढ़ लें, कोई एक बुक पढ़ें। बुक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करें जहां से भी मिल जाए। इसके बाद है पार्ट बी कॉमर्स। पार्ट बी कॉमर्स के लिए आपको क्या पढ़ना होगा सब्जेक्ट के लिए, ये 11th एंड 12th की बिजनेस स्टडीज। अब देखिए, हालांकि हमने टॉपिक बताए थे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमें थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कई दफा ये भी पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि 2-3 टॉपिक से मिल करके बना हुआ क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर चाहिए। 11th और 12th की BST, NCERT पढ़ें या रेप्यूटेड पब्लिकेशन कोई भी जो आपके एरिया के स्कूल्स में लागू होता हो वो बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो NCERT इसमें बेस्ट है BST के लिए। 11th या 12th अकाउंटेंसी के लिए TS ग्रेवाल या DK गोयल की बुक पढ़ें, और या जो आपको सूटेबल लगती हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो PGT की तैयारी करते हैं वो सब टीचर्स होते हैं, उनको अपना जिनके साथ केमिस्ट्री अच्छी बैठती है, जिस के साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है, जिस बुक की जिसके आप पढ़ाते रहे हो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों बुक स्टैंडर्ड हैं, ग्रेवाल और गोयल की, DK गोयल की। कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए UG PG की कोई भी बुक आपको मिल जाए, आपकी जो लोकल यूनिवर्सिटी में ज्यादा चलती है वो बुक आप खरीदें, जिस एरिया में आप रहते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में जो बुक चलती है ज्यादा उसको आप पढ़ें समझें कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी में ही बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसको क्या सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटेंसी की बुक्स आज जो आती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनके पीछे जो MCQs हैं वो भी दिए रहते हैं, आप उनको पढ़ें चैप्टर पढ़ने के बाद। थ्योरी आप पढ़ें इस बुक की,
और जो ट्रीटमेंट जब समझना हो तो उस ट्रीटमेंट के लिए कंसर्न न्यूमेरिकल देख लें, पता चल जाएगा। इसके बाद अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी कोई बुक, यूजी पीजी लेवल की कोई बुक रेनाउंड ऑथर की एक बार पढ़ लें, जो मेजर टॉपिक्स है उनको उनके नोट्स बना लें। एचआरएम यूजी पीजी बुक, कोई भी यूजी की या पीजी लेवल की एक एचआरएम की बुक पढ़ें, किसी भी रेनाउंड ऑथर की जो आपकी लोकल यूनिवर्सिटी में चलती है उसको पढ़ें। चाहे हिंदी मीडियम से आप हैं तो हिंदी मीडियम वाली बुक लें, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम वाली बुक लें, लेकिन ये बुक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, पीजीटी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट, वही इसी टाइप से यूनिवर्सिटी में जो चलती हो वो पढ़ें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बुक पढ़ें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम से मिलती है, अकेले इस नाम से भी मिल जाए आपको, जिस भी नाम से मिले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी पे आपको बुक पढ़नी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसी बुक्स हैं, अगर आपने इनको पढ़ लिया एक दफे और इनको, तो कॉमर्स में आप बहुत अच्छी रैंकिंग बना सकते हैं। अब इसमें भी टॉपिक्स आपको ये देखने होंगे किनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आइडिया आएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। आज इसके टॉपिक हमने बताए हैं, वो टॉपिक आप ढूंढें, सर्च करें। इसके अलावा मेरा पीजीटी कॉमर्स का कोर्स है, कोई उसके चार्जेस नहीं है, आप उस पर वीडियोस बन रहे हैं, उनको देखें, आपको आइडिया आ जाएगा। एचआरएम को ऑलरेडी बन चुका है, जो मेजर टॉपिक्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे बन चुका है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे वीडियोस बन चुके हैं, एक दो बाकी हैं, इस पे वो भी बन जाएंगे। और बाकी जो अकाउंटेंसी पोर्शन है उस पर भी अभी स्टार्ट होना है, तो आप आराम से देखते रहें। केवल आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको देखें वीडियोस, आपको सारे टॉपिक वन बाय वन, एक भी एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। प्रैक्टिस के लिए रही बात, तो प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस सीरीज जारी करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, अभी नहीं, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या किसी एग्जाम का डीएसएसबी का, जैसे क्योंकि मैं 30 दिन का एक कोर्स चलाऊंगा, इसका जो चलाऊंगा उसमें मेजर टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं उनका पूरा डिटेल डिस्कशन मेजर टॉपिक्स का आपको मिल जाएगा 30 डेज के कोर्स में। 11th-12th की बीएसटी अकाउंटेंसी का फास्ट रिवीजन होगा और इन बुक्स का, ये जो मेजर बुक्स है इनका रिवीजन होगा। इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन है पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर, उनका एक रिवीजन होगा। 30 डेज का कोर्स चलाएंगे, उसमें एक टीम हमारी लगी हुई है, मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, और जैसे ही हम पूरा मटेरियल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो ग्रुप पे मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी कुछ लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि भरा हुआ है, उसमें अब है ही नहीं, जितनी जो 256 की कैपेसिटी होती है वो फुल है, इसलिए एक ग्रुप दूसरा टेलीग्राम पे बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी कुछ लोग हैं, लेकिन एक नया टेलीग्राम ग्रुप में बनाऊंगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो में दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर बने रह सकते हैं, जो भी अपडेट्स हैं आपको वहां पे मिलते रहेंगे। इसके बाद अब रह गया 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, क्योंकि 200 में से 180 क्वेश्चन होंगे कॉमर्स के ऊपर, और इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो रहेंगे एजुकेशन की जो साइकोलॉजी है, टीचिंग मैथोडोलॉजी है, उसके ऊपर होंगे। इसको आप कहां से करेंगे? इसके लिए आप सीटेट लेवल की बुक आती है अलग से, सीटेट लेवल की या टीचिंग मैथोडोलॉजी की बुक आती है, सीटेट के लिए भी रहती है टीचिंग मैथोडोलॉजी और इनके लिए भी रहती है टीजीटी पीजीटी के लिए। ल्यूसेंट की बुक आती है, काफी अच्छी है, आप एक बार उसको पढ़ लें, पतली सी बुक है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। ल्यूसेंट की बुक पढ़ लें या अन्य किसी पब्लिकेशन की पढ़ लें, अरिहंत की पढ़ लें, इसी नाम से मिल जाएगी आपको, टीचिंग मैथोडोलॉजी नाम से, उसको पढ़ें और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके कवर कर पाओगे इसमें से। और इसी के साथ लास्ट में अब एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, आपने सही तरीके से तैयारी की तो कोई कारण नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद अपनी कहानी अगर बताता हूं, कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी, मैं एक दो दफा बता चुका हूं। 2001 में मैंने एमकॉम की थी और 2001 से लेकर 2008 तक कोई एग्जाम मैंने पास नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था एग्जाम पास होते ही नहीं है। मैं फॉर्म ही रेयर भरता था, फॉर्म भरता था तो तैयारी नहीं करता था उस एग्जाम की, सिलेबस को देखता ही नहीं था, प्रीवियस पेपर ढूंढता ही नहीं था। लेकिन 2008 के और 2013 के बीच में मैंने टोटल 12 एग्जाम क्वालिफाई किए और उसके बाद अभी तक अगर कहें तो 18 एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूं, पीजीटी को मिलाकर के या असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, ये सब मिलाकर के। उसका कारण ये था कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि तैयारी अगर हम करेंगे तो कोई एग्जाम कठिन नहीं है पास करना। आप तैयारी करिए, तरीके से करिए, और ये जो चीजें मैंने इसमें बताई थी इनको ध्यान रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। हाँ, एक जरूरी चीज होती है कि अननेसेसरी चीजों पे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए टू द पॉइंट स्टडी करिए। जो टॉपिक्स हमने इसमें बताए हैं उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, प्रीवियस पेपर से ढूंढिए टॉपिक्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आप ग्रुप पे बने रहेंगे हमारे पे,
चैनल पे बने रहेंगे तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आगे भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।